चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डुअल नेचर पे हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है और फर्स्ट वाले को इंट्रो करें तो यार सेकंड डे है इसका। ठीक है, अपन ने कल की क्लास में क्या किया था उसको एक बार देख लेते हैं। कल अपन ने ऑब्जर्वेशन लेने स्टार्ट किए थे, है ना। सबसे पहले आया था हर्ट्ज का, फिर आया था हेल्महोल्ट्ज का, फिर आया था लिनार्ड का। और सबसे ये पता लग गया कि लाइट का चार्ज या नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन इनसे लेना देना है। हमारा जो थॉट था वो क्लियर होता गया, है ना, ये हमें पता लगता गया। ओके, और उसके बाद में हमने क्या किया, एक तो कल हमने डायग्राम देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम था वो। कैसा सा डायग्राम था, एक इस तरह की ट्यूब सी थी, है ना, उसको यहां से ब्रेक कर रखा था। कहां से ब्रेक करेंगे कि लाइट इस पे गिरे कैथोड पे, इस पे लाइट आने के लिए एक ओपनिंग रखी हुई थी और यहाँ पे क्वार्ट्ज ग्लास लगा रखा था और यहाँ से आपके पास लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही थी और ये थी आपके पास कैथोड, है ना। इसको कैथोड क्यों बनाया गया था, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन इजीली हो सके, नेगेटिवली चार्ज ना। और सामने वाली जो रोड है, देखो सामने रोड लगाए नहीं लगाए हमारी मर्जी है, हम इसको ऐसे ग्राउंड भी तो कर सकते हैं, ग्राउंडेड भी किया जा सकता है इसको, बट हमने सामने भी रोड लगा दी किस लिए, ताकि निकलना भी आसान हो और निकलकर बाहर चलना भी आसान हो जाए। और इसको अपन ने कह दिया एनोड। तो कैथोड भी लगा दी, एनोड भी लगा दी और साथ में सर्किट में हमने क्या किया, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा रखा है जिसको रियोस्टेट कहते हो आप। किस लिए लगा रखा है, ताकि अगर कंडीशंस वगैरह चेंज करके आपको कुछ देखना हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज इसको फिक्स रखो। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक एमीटर लगा रखा था, मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर, कोई छोटा एमीटर लगाना पड़ेगा। सपोज माइक्रो लिखा था तो माइक्रो लिख देते हैं। ठीक है, और वो क्या रहा था कि लाइट ऊपर से आ रही थी। लाइट को दिखाने के लिए अपन सिंबल यूज कर सकते हैं एच न्यू। बहुत आराम से डिस्कशन वाला चैप्टर है ये, जितनी ज्यादा डिस्कशन आपको समझ में आएगी उतना इजीली आप लिख पाओगे इसको। और इस शीट में से, इस मेटल के शीट में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, है ना, और वो निकलने के बाद यहाँ पे पहुंच रहे थे और सर्किट को कंप्लीट कर रहे थे और यहाँ पे आपको रीडिंग दिखाई दे रही थी। और इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की कोई चीज है ना, जिसमें फोटो यानी लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और सामने वाली दीवार पर जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं और आपको करंट की फॉर्म में रीडिंग देते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है और ये बहुत हाई लेवल तक यूज होते हैं ये वाले प्रिंसिपल। लाइक आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे, वहाँ पे डिटेक्टर्स, न्यूक्लियर डिटेक्टर्स, अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर्स बहुत सारे आएंगे, वहाँ पे यही प्रिंसिपल यूज होगा। ठीक है, अभी यहीं तक रहते हैं। हमने ये इफेक्ट देखा, इस इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन अभी तक किसी ने नहीं दी, है ना। इस इफेक्ट की अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमें किसी ने भी नहीं दी है। देगा, हमें पता है, ऑलरेडी पता है कि आइंस्टीन ने देनी है ना। आपको पूरी तैयारी करवा रखी है हल्की हल्की ना, कि बस उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपने को अच्छे से समझना है। पर उस एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले, उस पर जाने से पहले अपन ने एक हेडिंग स्टार्ट करी, है ना, ताकि हम किसी भी कंट्री में अगर जा रहे हैं, सपोज आपको आपके 12th में मार्क्स काफी अच्छा है, तो आपको गवर्नमेंट भेज देती है 10 days फ्री ट्रिप टू जापान, साउथ कोरिया, एजुकेशनल ट्रिप पे भेजेगी, तो अपने मंसूबे पूरे नहीं होने। ठीक है, तो कहीं भी भेज देती है तो आपको वहां के कुछ एक वर्ड्स आने चाहिए ना। जापानी क्यों, इंडिया बहुत बड़ा है, तो मैं तमिलनाडु भेज देते हैं, ठीक है, वहां भेज दिया अगर आपको, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ हेलो, हाय, वेलकम, थैंक यू, ऐसा कुछ तो आना चाहिए ना। तो आप जिस भी दुनिया में जा रहे हो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब वो लोग भी आपको कुछ कह रहे हो, सामने वाला कुछ आपको गलत कह के चला जाए, पता तो चले आपको, या कुछ तारीफ करके क्या हो तो भी आप उसको अप्रिशिएट कर सको। तो इसलिए हमने ये चीज सीखी थी और सबसे पहली डेफिनेशन हमने वर्क फंक्शन करी थी, पहली करी थी और कल की डे की आखिरी थी ये। ओके, तो क्या माइक रखा और लगाया नहीं, ध्यान नहीं देता। चलो, तो कल अपन ने सही टाइम पे याद आ गया, यहाँ तक तो कल वाला काम ही था। वर्क फंक्शन जो है वो पढ़ लिया था, इसको डिनोट करते हैं W से या डिनोट करते हैं फाई से। वर्क फंक्शन क्या चीज़ थी, याद है ना आपको। वर्क फंक्शन एक्चुअली में इसका नाम अलग है, इसका काम अलग है। वर्क फंक्शन याद आते ही आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए मिनिमम एनर्जी।
इस तरह से आप अपनी हिसाब से ना नोट्स को रीड करोगे तो आपके पास ऐसे की पॉइंट से आते रहेंगे कि वर्क फंक्शन का मतलब आपके दिमाग में क्या रह सकता है। वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम एनर्जी, ठीक है। उस हिसाब से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो बहुत इजीली कि आपको बताया था कि किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने तो लाइट डालकर भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वन ऑफ द वे है। पर ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के आप लाइट या किसी भी एनर्जी की लाइट आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। एक पर्टिकुलर एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तभी इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन पॉसिबल होता है। तो वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। इसका मतलब अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन वर्क फंक्शन, क्या ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी थी वो तो दी ही नहीं। क्लियर। और अगर एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन हो देखने को मिलेगा, और ग्रेटर देन हो तो भी देखने को, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू भी कह सकते थे इसको। यहां तक हमने कल सीख लिया। अब कुछ एक टर्म्स और हैं, हो सकता है आपके नोट्स में वो हो सकता है आपके नोट्स में वो नहीं हो, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपने रफ नोटबुक साथ में रखनी है, ठीक है। यहीं से अपन पढ़ते जा रहे हैं और लिखने के लिए मैं आपको वहां पे रेफर कर रहा हूं। जस्ट सेकंड है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये लिखी हुई मिल जाएगी। अब ये क्या चीज है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं न्यू नोट से। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू, और ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी है जिसको कह दिया न्यू नोट, ठीक है। न्यू जीरो भी बोल देते हैं कुछ लोग, एक ही बात है। अब न्यू नोट का क्या मतलब है? सेम इसी से लेना देना है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने रिकॉर्डिंग करने से जस्ट पहले कुछ डिस्कशन कर रहे थे अपने, कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, है ना। एनर्जी ऑफ लाइट कितनी होती है? एच न्यू होती है। अब इसके अंदर से अगर मुझे किसी लाइट की एनर्जी को इंक्रीज करना है तो इन दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा ना। क्या इसको इंक्रीज किया जा सकता है? ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तभी तो प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आपके पास एक लाइट है जिसकी एनर्जी आपको कम लग रही है, आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप फ्रीक्वेंसी बड़ी करोगे, है ना। बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लेकर के आओगे, बड़ी फ्रीक्वेंसी या फिर छोटी वेवलेंथ, ठीक है, बड़ी फ्रीक्वेंसी या फिर छोटी वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज रेड लाइट यूज कर रहे थे आप और आपका काम नहीं बन रहा, तो रेड के बजाय आप कौन सी यूज कर सकते हो? डायरेक्ट नहीं है ना वॉयलेट पे, ग्रीन लगा के भी देख सकते हो, है ना, कि ग्रीन से काम बन जाए तो ठीक है। ग्रीन नहीं हुई तो फिर आप अब आ जाते हैं चलो वॉयलेट पे, तो फिर आप वॉयलेट पे आकर के देख सकते हो। आपको पता है ना, रेड वाले की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और इस वाले की मिनिमम होती है। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी और इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, सॉरी फ्रीक्वेंसी इसकी मिनिमम होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, बीच वाली इंटरमीडिएट आती रहेंगी। तो अगर आपके पास एनर्जी कम है और आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो व्हाट विल यू डू? आप ऐसी लाइट यूज़ करोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी पुरानी वाली लाइट से ज़्यादा हो। अगर आपको एनर्जी कम करनी है तो आप ऐसी लाइट यूज़ करोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो। क्लियर? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम ये कह रहे हैं कि इसकी एक लिमिटेड वैल्यू है, इसके एक मिनिमम वैल्यू है, जिस मिनिमम वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उससे कम वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू, कल आपको बताया था ना, एनर्जी की वैल्यू को आप जीरो से बढ़ाते जा रहे थे, तो एक वैल्यू आई थी 1 जूल, उसके बाद में आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहोगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसको डिफाइन करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहला तो ये तरीका कि वर्क फंक्शन, मतलब कि अगर आप समझ के देखो, E इज इक्वल टू एच न्यू है, E की जगह पे आप W रखते हो तो न्यू की जगह पे आपके पास आ जाएगा न्यू नोट। इतनी सी बात है। अगर आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी उस फ्रीक्वेंसी का नाम रखा गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी
अगर वर्क फंक्शन है तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। पहला तरीका क्या होगा डिफाइन करने का, फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू द वर्क फंक्शन। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका सेम उसी की तरह से डिफाइन करने का, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सीन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं। नोट्स में जो भी लिखी हुई है, एक लिखी होगी है ना, उसके अलावा दूसरी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैंने आपको दोनों बता दी कि फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और दूसरा मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सीन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन आ जाएगी। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसके बारे में डेफिनेशन लिख देना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नोट, ये लिख देना, और फॉर्मूला लिख देना कि W इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट। या तो ऐसा लिखा जाएगा या ऐसा लिखा जा सकता है, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नोट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद तीसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। थर्ड डेफिनेशन, थर्ड टर्मिनोलॉजी जो यहां पे यूज की जा सकती है वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये नोट्स में नहीं लिखी होगी तो आप रफ नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा नोट से। लिख लो इसको कि क्या चीज़ है ये। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या चीज़ है? वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द वर्क फंक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना। तो एक तरीका डिफाइन करने का तो ये हमेशा आपके पास है, वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बट ये अच्छी डेफिनेशन नहीं है, इसके मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में। ये कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए है ना, जैसे साइकिल चलानी, आप 2 टायर एक्स्ट्रा लगा के चला सकते हो, बट कंपटीशन में वो अलाउड नहीं है। तो कहो कि मैं तो रेस करूंगा पर 2 टायर लगा के चलूंगा, तो बाहर निकाल देंगे आपको। सेम है, तो ये डेफिनेशन आपके काम की समझने के लिए है। इससे आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बन सकता है कि सर E जो था वो था एच न्यू। हमने कहा कि जब एनर्जी हम मिनिमम एनर्जी से रिप्लेस कर देते हैं W से, तो न्यू को हम क्या लिखना स्टार्ट कर देते हैं, न्यू नोट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो पुरानी बात थी। अब मैं लैम्डा को डिफाइन करना चाहता हूँ ना, तो E की वैल्यू एच न्यू होती है, ये तो पता है। बट एच न्यू की जगह पे मैं लैम्डा की टर्म में लिख सकता हूँ इसको, एच सी बाय लैम्डा लिख सकता हूँ, है ना। तो अब क्या मतलब होगा इसका कि अगर मैं E को W से रिप्लेस करता हूं तो लैम्डा किससे रिप्लेस हो जाएगा, लैम्डा नोट से। ठीक है, लैम्डा किससे रिप्लेस हो जाएगा, लैम्डा नोट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये भी अपने माइंड में रख सकते हो। और यहां पे एग्जाम में आती है ये डेफिनेशन, काफी बार आती है, इससे ज्यादा आती है क्योंकि कंफ्यूजिंग है। अगर टीचर चाहेगा कि मुझे इन दोनों में से कोई डेफिनेशन देनी है और बच्चों के लिए आसान रखना है काम, तो ये देगा, और उनको टेस्ट करना है तो ये वाली देगा। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम से कम वाली वैल्यू है हमारे पास। सपोज 5 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी पे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लग गया, तो 6 हर्ट्ज पे भी दिखेगा, 7 हर्ट्ज पे भी दिखेगा, एंड सो ऑन, है ना। पर वेवलेंथ पे आपने ध्यान दिया, वेवलेंथ जो अपन देख रहे थे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी वैसे वैसे वेवलेंथ कम हो रही थी, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ, कि हमें क्या करना पड़ रहा है। अब आप वेवलेंथ की नजर से देखो कि जो अभी डायग्राम बना रखा था, पहले मैं रेड वेवलेंथ यूज कर रहा था, उसके बाद मैंने ग्रीन यूज करी, उसके बाद मैंने वॉयलेट यूज करी। सपोज मेरा रेड से काम नहीं चल रहा था तो मैंने वेवलेंथ को क्या किया, कम कर दिया। अगर इसका डायग्राम भी हम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, ग्रीन वाले का कुछ इस तरह का होगा, और वॉयलेट वाले का कुछ इस तरह का होगा। वेवलेंथ कम हो रही है इनमें, ठीक है। सपोज एक मेटल में ग्रीन तक काम चल पड़ा, वॉयलेट पे जाने की जरूरत नहीं है ना। तो रेड पे उसमें इजेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते, बट ग्रीन पे आ जाते हैं। इसका मतलब ग्रीन के बाद वाली पर तो सब पे आ ही जाएंगे। तो बड़ी से बड़ी कौन सी वेवलेंथ है, ग्रीन वाली। ग्रीन वाली बड़ी से बड़ी है। इसके बाद किसी दूसरे पे अगर आप चले गए तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलने वाला नहीं है, ठीक है।
ये सारी बातें समझने की होती हैं, ये कॉपी में लिखी नहीं जाती, ना नोट्स में मिलती हैं। तो आप इसकी जो डेफिनेशन लिखोगे इसमें क्या लिखोगे? इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ for which photoelectric effect is seen। इसका मतलब क्या हुआ ये आप लिख लो, एग्जाम में भूल मत जाना याद करते वक्त। दैट इज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी सीन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाए, उसके लिए जो लैम्डा है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू लैम्डा नोट होनी चाहिए। ये बात अपन यहां भी लिख सकते थे, बट आई थिंक वहां पे इजीली समझ में आ जाती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको देखना है तो न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नोट होनी चाहिए, एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू होनी चाहिए, पर लैम्डा की जो वैल्यू है वो लैम्डा नोट से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ एक टर्म्स है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लो वो वाला कि W इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नोट। ये हो गया। अब ये 3 टर्म्स आपने सीख ली। इसके बाद में नेक्स्ट 4th टर्म पे चलते हैं। फोर्थ टर्म जो इससे रिलेटेड है, टर्म नंबर 4th, वो है फोटोमेटल। लिखो इसको, ये भी आपको नोट्स में नहीं मिलने वाली, जो मैंने दिया आपको उसमें। फोटोमेटल, फोटोमेटल किसे कह रहे हैं? ऐसा मेटल जिस पे अपन लाइट इंसिडेंट करा करके इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाह रहे हैं उसे हम कह रहे हैं फोटोमेटल। ठीक है, तो लिखो द मेटल विच इज यूज्ड, द मेटल विच इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द मेटल विच इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट to eject electrons, to eject electrons is called photometal। उसे ही फोटोमेटल कहते हैं। ठीक है, ये बात होगी। फिर उसके बाद लिखो नेक्स्ट सेंसिटिविटी, नेक्स्ट टर्म लिखो सेंसिटिविटी ऑफ फोटोमेटल। फोटोमेटल की सेंसिटिविटी ये क्या चीज़ होती है? ये अपन ने डिस्कस करी हुई है, इसको लिखना बाकी रह गया। कल की क्लास में आपको मैंने इसका रिलेशन दिखाया था वर्क फंक्शन से, कि अगर 2 मेटल्स हैं, एक का वर्क फंक्शन है 1 जूल और एक का वर्क फंक्शन है 2 जूल, तो 2 जूल वाला कम सेंसिटिव है, 1 जूल वाला ज़्यादा सेंसिटिव है ना। तो सेंसिटिविटी ऑफ फोटोमेटल का मतलब किसे हम कहेंगे ज़्यादा सेंसिटिव? जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जो है वो आसान हो। ठीक है, लिखो इट रेफर्स टू, सेंसिटिविटी का मतलब इट रेफर्स टू द ईज विद विच अ फोटोमेटल ejects photoelectrons in photoelectric effect। और इसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि लेस इज वर्क फंक्शन, more is sensitivity। वर्क फंक्शन और सेंसिटिविटी का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। इसको मैथमेटिकली लिखते तो ऐसा लिख देते, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अब 2 मेटल हों, एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू है, सपोज ए है ये, इसकी वैल्यू 1 जूल या 1 जूल नहीं, अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट लो, एक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक के लिए है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें से ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है? ये वाला ज़्यादा सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव।
ठीक है, ये डायग्राम बना लो छोटा सा, इससे याद रहेगा आपको। ये डेफिनेशन फोटोमेंटल या सेंसिटिविटी ऑफ फोटोमेंटल ये एग्जाम के पर्पज से नहीं है, ये सिर्फ इस दुनिया को समझने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में आने के लिए वो थ्रेशोल्ड वाली चीज़ें, पहली 3 डेफिनेशन जो थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके पास काम की है, 6th डेफिनेशन, दिस इज 6th नंबर लगा लिया क्या आपने? अगर नहीं लगाया तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना, और लगा लिया हो तो बाद में लिख लेना कि बेस्ट जो फोटोमेटल है वो है सीजियम, CS, सीजियम इज द बेस्ट फोटोमेटल। नोट्स में लिखा हुआ होगा ये, आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। ये 1 मार्क का MCQ क्वेश्चन है कि विच इज द बेस्ट, जैसे विच इज द बेस्ट कंडक्टर सिल्वर Ag है ना, वैसे ही बेस्ट जो फोटोमेटल है वो कौन सा है? CS, सीजियम। ठीक है, और अब नेक्स्ट चलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं अपन? इसकी डेफिनेशन आपके पास रेयर चांसेस में आ सकती है कि टीचर ये सोचे कि बच्चों को फ्री के नंबर बांटने, तो फिर ये डेफिनेशन पूछेगा आपसे। बिल्कुल ही लीनियंट पेपर बनाने के मूड में हो तो ये डेफिनेशन आएगी, क्योंकि इसके अंदर नाम में छिपा हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी फोटो से बने हुए इलेक्ट्रॉन्स उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखो इट रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉन्स, it refers to the electrons ejected in the process of photoelectric effect. It refers to the electrons ejected in the process of photoelectric effect. And full stop लगा के लिखना and current due to these electrons is called photoelectric current, and current due to these electrons are called is called photoelectric current. ठीक है, सिंपल टर्म्स हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म आपके काम आ सकती है दैट इज इंटेंसिटी, 7th टर्म, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट। इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है? ये चीज़ अपन ने डिस्कस करी हुई है, वैसे शायद अनऑफिशियली कर रखी है। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय A इंटू T। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? एनर्जी की जूल होती है, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये बनी इसकी यूनिट। और अगर E बाई टी आप वोट समझ लेते हो, जूल पर सेकेंड क्या होता है? वोट होता है, तो इसकी यूनिट बन सकती है। इसके अलावा अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी ये डेफिनेशन इस चैप्टर में आकर के पुरानी हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ टाइम बाद में इस लाइट को मानने वाले हो कि अगर ये लाइट यहाँ से आ रही है तो ये वाला डिज़ाइन हमें पसंद नहीं आएगा जो अभी तक बना रखा है, जो वेव जैसा सा बना रखा है। हम इसको कैसा मानेंगे कि अगर लाइट आ रही है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बोल्स आ रही हैं इसे, है ना, और इन बोल्स को क्या कहेंगे अपन? फोटोन। अच्छे से बाद में लिखेंगे, डायग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट अभी आप समझो कि जब लाइट आ रही है और उसका पार्टिकल नेचर जब अपन स्टडी कर रहे हैं तो हम लाइट को क्या मानेंगे कि लाइट सोर्स जहां भी होना है उसके अंदर से बोल्स आ रही हैं आपके पास, है ना, छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं, और हर एक पैकेट का नाम क्या है? फोटोन है। तो
तब इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, तब इंटेंसिटी की डेफिनेशन बनेगी, आप यहाँ पे लिख लो, इन केस ऑफ फोटोन, इसकी नई डेफिनेशन लिखो, ये डेफिनेशन काम की है, वो तो जस्ट इसलिए लिखवाई ताकि आपको याद आ जाए इंटेंसिटी क्या थी। इन केस ऑफ फोटोन इट इज, क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज, इतना तो लिख ही लिया करो हर डेफिनेशन में, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बस। मतलब कि I इज इक्वल्स टू M अपॉन A इंटू टी, ठीक है, ये लिख लो आप। किसी सोर्स की इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ना। इंटेंसिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आप एरिया कम कर सकते हो, टाइम कम कर सकते हो, है ना। आपके पास और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आपको एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करनी है, बट अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो या सिर्फ एनर्जी बढ़ानी हो तो आपको एनर्जी बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो एनर्जी में चेंज होगा ही होगा, पक्की बात है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इंटेंसिटी, जैसे कि इस रूम में अगर 60 वोल्ट की एक लाइट लगी हुई हो, ठीक है, 60 वोल्ट का एग्जांपल मान लेते हैं, बाकी इतनी ज़्यादा हाई वोल्ट की तो लगती नहीं है। 60 वोल्ट की एक ट्यूबलाइट लगा रखी है, बट हमें लगे कि नहीं ये रोशनी कम है, आप 60 वोल्ट की एक और लगा दो, रोशनी ज़्यादा हो जाएगी, हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं लगे तो आप 60 वोल्ट की एक और लगा दो, एक और लगा दो, जितनी भी आपका मन करे आप लगाते जाओ, 4, 5, 10, 12, है ना, क्योंकि बिल तो तुम्हारा ही आना है, तो जितना मन करे लगाते जाओ। अब जब 60 वोल्ट की आपने लाइट जला रखी थी तो उसके अंदर से जो फोटोन्स आ रहे थे उनकी जो एनर्जी थी, या उनकी 60 वोल्ट का मतलब पता है ना कि वो डिवाइस क्या कर रहा है, हर सेकंड में 60 जूल एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, यानी हर सेकंड में जो उसमें से फोटोन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है, 60 जूल है। तो अब आपके पास जब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या होगा, कई सारे सोर्स लगा दिए ना आपने, तो यहां से भी फोटोन्स निकलेंगे, यहां से भी फोटोन निकलेंगे, यहां से भी फोटोन निकलेंगे, पर सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम। लोग बढ़ जाएंगे पर लोगों की ताकत रहेगी सेम, ठीक है। अगर आप ऐसा करते कि 60 वोल्ट वाली पसंद नहीं आई, कम लाइट लग रही है, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है ना कि चलो रिप्लेस करा लाएंगे, 60 वोल्ट की बजाय 100 वोल्ट वाला बल्ब लगा देंगे, एक ऑप्शन ये भी होता है। अगर ये ऑप्शन आप चूज करते, दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन, इस केस में क्या हुआ, पहले आपके पास अगर कुछ फोटोन आ रहे थे तो अब ज़्यादा आने लग गए थे, है ना, बट सारे सेम साइज के आ रहे थे, सबकी एनर्जी सेम है। पर अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया, कौन सा, 60 से 100 जाने वाला, तो पहले अगर आपके रूम में ऐसे छोटे छोटे फोटोन गिर रहे थे, सपोज 1 सेकंड में 4 गिर रहे थे, मानने के लिए एक बार मान लेते हैं, तो अब 100 वोल्ट के अंदर होगा क्या, गिरेंगे तो 4 ही लगेगी, नहीं टेंशन मत लो, इनकी एनर्जी बढ़ गई, हर किसी की एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो अगर आपको कम काम कराना है और आपके पास कुछ एक लेबर्स हैं और उनसे कभी ज़्यादा काम कराना पड़ जाए, तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम और लेबर्स ले आएँ, नंबर बढ़ा दें, या फिर हम उनकी जगह पे कुछ बेटर लोगों को चूज़ कर लें, है ना, ये तरीका है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इनको समझना है आपको इस चैप्टर में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, आज टर्म लिख रहे हैं सिर्फ। अभी एक और इम्पोर्टेंट टर्म रह गई है, कितनी, 7 टर्म्स लिख ली क्या अपन ने, तो 8th टर्म लिख लो। 8th टर्म लिखो आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा ही लो उस पर पहले, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सीखना आपने, क्योंकि भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज होती है। अब इसको समझने से पहले देखते हैं, इसको आज समझेंगे या कल समझेंगे, बट इसको समझने से पहले आपको पहले पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से ही है,
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ना कि कोई भी बैटरी लगा दी आपने या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी तो आप पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हो। आपके पास दो मेटल की प्लेट्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों प्लेट्स को आप एक 2 वोल्ट की बैटरी से या 9 वोल्ट वाली, इजीली याद हो सकती है, 9 वोल्ट वाली बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। पॉजिटिव वाला इस तरफ, नेगेटिव वाला इस तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट का। ये चीज़ कॉमन सी है, समझते हो इस बात को? तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपने कर रखे हैं, तो इससे आसान तो उस चैप्टर में कुछ मिलेगा नहीं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई बेचारा चार्ज पार्टिकल चला गया जिसका चार्ज हो Q, आप खुद सोच के देखो, अपने आप को चार्ज पार्टिकल मान लो कि आपको किसी ऐसे रूम में छोड़ दिया गया जिसमें एक दीवार पॉजिटिव है और एक दीवार नेगेटिव है, तो आपके साथ क्या होगा? आपका मोशन होना चालू हो जाएगा। सपोज करो कि आपके पास कुछ एनर्जी नहीं है, आपको बस ला करके ड्रॉप कर दिया गया, तो या तो आप पॉजिटिव चार्ज वाले हो सकते हो या नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हो। सपोज करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, क्यों? ताकि सबका जो थिंकिंग है वो एक जैसी रहे। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले हो आप, तो आपका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से तो क्या लगेगा? पुश, है ना, रिपल्शन, और सामने से पुल, अट्रैक्शन। तो डबल इंटरेक्शन होगी, जिस वजह से आप इस तरफ मूव करोगे और जाके भिड़ोगे सामने वाली दीवार में, और अगर चार्ज हो तो लगेगी नहीं, एब्जॉर्ब हो जाओगे बस, है ना। तो अगर किसी और पॉजिटिव को भी छोड़ दिया तो ये इमेजिनेशन आपके पास रहनी चाहिए कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं तो वो जाकर के वहां जा रहा है। इसके पास तो एनर्जी थी नहीं, पर ये मूव कर रहा है, तो मूव करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। वर्क डन होता है जब कोई भी बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो ये जब चार्ज यहाँ से चल करके इस बॉडी तक, इस प्लेट तक पहुँच गया, तो इसको वो वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? इस पोटेंशियल से। कहाँ से मिली? इस पोटेंशियल से। और कल ही आपको मैंने बताया था कि जो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन सीखी है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वहाँ से वर्क डन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये डेफिनेशन, और जो मैं इससे ये लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले के हिसाब से, मैथ्स वाले स्टूडेंट के हिसाब से एक ही बात है, दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, पर फिजिक्स में दो अलग अलग दुनिया है ये। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बहुत अलग था कि अगर आप एक चार्ज को लेकर के आते हो और उसको लाने में वर्क डन कुछ करना पड़ता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का तरीका था। ये वो फॉर्मूला था। और ये फॉर्मूला क्या है कि अगर आप किसी चार्ज Q को किसी पोटेंशियल डिफरेंस V में रख देते हो, तो उस पर कितना वर्क वो फील्ड करता है। तो ये दो अलग अलग दुनिया है ना। ये अलग तरीका है और ये अलग तरीका है, बट इससे ये बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इतना काम करता है, तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाती है V इंटू Q, ठीक है। और वो एनर्जी देखो, इसके हिसाब से तो रिपल्शन वाली है और इसके हिसाब से अट्रैक्शन वाली है। ये बात थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए आपके पास कि इफ यू आर अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज Q एंड बीइंग ड्रॉप्ड इन अ पोटेंशियल एरिया हैविंग पोटेंशियल V, सो यू विल एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन एनर्जी। बिल्कुल ही जीरो है तो डायरेक्ट वही एनर्जी आएगी, नहीं तो इंक्रीज इन एनर्जी आएगी। कितनी? Q मल्टीप्लाइड बाय V। ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सपोज करो कि सामने से कोई चार्ज आपके पास भाग के आ रहा है और आपको उसको रोकना है, तो आपको क्या करना चाहिए? चार्ज आ रहा है तो एक तो ये है कि जब वो आ जाएगा तब उसको आप हाथ से रोको, लड़ो उससे, कुश्ती करो। उससे पहले ही आप पता कर लो कि वो चार्ज कौन सा है। अगर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव प्लेट लेके खड़े हो जाओ, है ना। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लेट लेके खड़े हो जाओ। नेगेटिव है, पॉजिटिव लोगे तो चिपक देगा आगे उनकी। शायद मैंने उल्टा बोल दिया पहले ना। नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव प्लेट लेके खड़े हो जाओ, और पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव प्लेट लेकर के खड़े हो जाओ, ठीक है। और आप उसको रोक सकते हो। सपोज आपको ये पता करना है कि सामने से कोई बंदा भाग के तो आ रहा है, पर उसकी एनर्जी कितनी है ये नहीं पता। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे चिपक जाए, कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन है, क्या बिगाड़ लेगा अपना। पर हमें उसकी अगर एनर्जी पता करनी है तो कैसे पता कर सकते हैं? इसी तरीके से पता कर सकते हैं। कैसे? कि हमें, अगर हमने थोड़ा सा सामने से अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस तरह की इमेजिनेशन करो, सामने से कोई नेगेटिव चार्ज वाला बंदा आ रहा है ना, इसको आपको रोकना है। अब ये जिस स्पीड से आ रहा होगा, किसी स्पीड से आ रहा है, तो उसका मतलब इसके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको रोकने के लिए आपको भी तो कुछ एनर्जी चाहिएगी, और आप एनर्जी किसकी फॉर्म में लगा रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? वो mgh वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस वाली प्लेट आपने लगा रखी है एक। कौन से चार्ज वाली? नेगेटिव चार्ज वाली, जिसका पॉजिटिव हिस्सा सपोज आपने ग्राउंड कर दिया या कहीं भी है, पॉजिटिव वाली की टेंशन मत लो।
आपने छोटी सी नेगेटिव प्लेट ली तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन रुक जाए, हो सकता है ना रुके, क्योंकि ये रिपल्शन तो क्रिएट करेगा, पर उसके पास एनर्जी ज़्यादा हुई तो वो आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि दोबारा हमने चार्ज थोड़ा सा और बढ़ा दिया, फिर भी वो आ जाए। तो ऐसे करते करते जब अपन एक ऐसे पोटेंशियल पे पहुंच जाए जिस पे वो वहाँ से चल ही ना पाए, वहाँ से निकल के हमारे तक अप्रोच ही नहीं कर पाए, उसकी वेलोसिटी v उसको आगे लाने में एबल ही ना हो, उससे हमें पता लग जाएगा कि अब बैलेंस हो गया है। और अगर उसके बाद में हमने चार्ज और अपना बढ़ा दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज और बढ़ा दिया, तो वो आ तो पाएगा ही नहीं बल्कि रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी बैलेंस कंडीशन में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, V × Q। इस चीज का यूज करेंगे कल फिर समझेंगे इस बात को। तो ये वाला जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल किसी चार्ज को, चलते हुए चार्ज को रोकने के काम आता है, उसको बोलते हैं रोकने वाला पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये कल करेंगे।